नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 का जो एग्जाम पेपर है दोस्तों, जो आज की डेट में लगा है 17 अक्टूबर 2022 में फर्स्ट शिफ्ट का। ये दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ग्रेड में उसका पहला पेपर है दोस्तों। फर्स्ट पेपर है जीके और जीएस। हिस्ट्री का जो पेपर है दोस्तों वो कल लगेगा, यानी 18 अक्टूबर को लगेगा। तो दोस्तों अपन इस फर्स्ट पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, या उनका दोस्तों हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक प्रकार से दोस्तों ये जो फर्स्ट पेपर हुआ है जीके और जीएस का आज के दिन, उसका दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी इसकी आंसर की बतानी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट ग्रेड में। पहला क्वेश्चन देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने पुलिस कार्यवाही के माध्यम से कौन सी रियासत का भारत में विलय किया। पूछा जा रहा है पुलिस कार्यवाही कह दीजिए या सैनिक कार्यवाही कह दीजिए। यानी दोस्तों जब अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी समय आपको बता दूं भारत का दोस्तों एकीकरण भी किया गया था। जिस समय देश आजाद हुआ उसी समय देश का एकीकरण भी किया गया। तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारतीयों के हाथों में आजादी के साथ साथ सत्ता भी सौंप दी थी। तो दोस्तों आपको पता है देश आजाद भी हुआ, देश का एकीकरण भी हुआ और इसी समय दोस्तों देश का विभाजन भी हुआ। तो ब्रिटिश भारत का कुछ क्षेत्र तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ चला गया, एक दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान बन गया जहां आज बांग्लादेश बन गया है, और कुछ क्षेत्र दोस्तों अपने भारत में रह गया, यानी मध्य वाले भाग में रह गया। तत्कालीन समय में दोस्तों 565 देशी रियासतें थी। ब्रिटिश सरकार के अधीन दो क्षेत्र थे दोस्तों, एक तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर। तो जितने भी जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो चीफ कमिश्नर थे उनको दोस्तों अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान में बांट दिया था, क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया था। अब रही बात दोस्तों देशी रियासतों की, तो देशी रियासतों को दोस्तों अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार दे दिया था कि देशी रियासतों के शासक यदि आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हैं और यदि आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा यह है कि आप भारत में भी नहीं मिलना चाहते और पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते तो आप अपनी स्वतंत्र स्थिति बरकरार रख सकते हैं, यानी दोनों देशों के अलावा भी आप दोस्तों आजाद रह सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान में जो देशी रियासतें थी उनको ऐसा अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों जब एकीकरण किया गया अपने देश का, उस समय 565 देशी रियासतों का एकीकरण करना था या भारत में विलय करना था। इस समय दोस्तों भारत सरकार ने दो प्रपत्र तैयार करवाए थे दोस्तों। एक का तो नाम था विलय पत्र दोस्तों या सम्मिलन पत्र, और एक का नाम था दोस्तों स्टील स्टैंड एग्रीमेंट, यानी अपनी यथा स्थिति बरकरार रखना या जैसी स्थिति में है वैसे के वैसे ही रहना। तो दोस्तों कोई भी रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो सकती थी। ऐसा ही विलय पत्र एक पाकिस्तान के पास में था, तो पाकिस्तान में जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगी वह रियासत पाकिस्तान में चली जाएगी, ठीक है। और एक जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था उसके ऊपर यदि कोई भी साइन करेगी तो इसका मतलब यह है कि यह रियासत बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहती है। यह न तो भारत देश को स्वीकार करती है और न ही पाकिस्तान देश को स्वीकार करती है। तो उस समय दोस्तों भारत की 562 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया। तो यानी जो महत्वपूर्ण रियासतें थी दोस्तों वो तो भारत में शामिल हो गई। तीन बड़ी रियासतें थी दोस्तों जिन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, यानी कि वो दोस्तों अपने आप में आजाद रहना चाहती थी। वो न तो भारत में मिलना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो जानिए दोस्तों वो तीन रियासतें कौन सी थी। उनमें से दोस्तों एक तो थी जम्मू कश्मीर रियासत। कौन सी थी भाई? जम्मू कश्मीर रियासत। एक थी दोस्तों जूनागढ़ रियासत और एक थी भाई साहब हैदराबाद रियासत। जो भोपाल रियासत है दोस्तों ऑप्शनों की संख्या 4 पूरी करने के लिए ऑप्शन में डाल दिया गया है। ऐसी कोई रियासत नहीं थी जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी। ये तीन ही ऐसी देशी रियासतें थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद,
जो आजाद रहना चाहती थी, यानी भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। अब दोस्तों यहां पर कई प्रकार के ऐसे मुद्दे थे जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे थे या राष्ट्रीय भावना को दोस्तों खतरे में डाल रहे थे। तो भारत के उस समय के जो नेता थे, जो राष्ट्रीय नेता थे, या भारत के दोस्तों जो विषय विशेषज्ञ थे, या जैसे ऐसे मान लीजिए दोस्तों जितने भी जो टैलेंटेड आदमी थे, उन्होंने ये विचार किया कि यदि इन रियासतों को अपन ने भारत में शामिल नहीं किया तो आने वाले समय में यही रियासतें दोस्तों दूसरी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो उन दोस्तों उस समय भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, उन्होंने मिलकर क्या किया दोस्तों, इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए भूमिका निभाई या महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर रियासत वही है दोस्तों जहां 370 लगी हुई थी, या जो आज का जम्मू कश्मीर राज्य है और लद्दाख क्षेत्र है उसको मिलाकर दोस्तों जम्मू कश्मीर कहा जाता था। इसमें दोस्तों उस समय पीओके भी शामिल था। ठीक है, आज दोस्तों ये वो जम्मू कश्मीर है जो आज 3 भागों में बट गया है भाई। एक तो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक भारत का जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और एक भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो इन तीनों को मिलाकर दोस्तों उस समय जम्मू कश्मीर कहा जाता था। एक हो गया दोस्तों जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत दोस्तों बीकानेर में है भाई। ये बीकानेर में जूनागढ़ रियासत अपने राजस्थान वाली है, लेकिन वो ये रियासत नहीं है दोस्तों जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये बीकानेर वाली नहीं, ये दोस्तों भारत के गुजरात राज्य की जूनागढ़ रियासत है। कौन से राज्य की है भाई? गुजरात राज्य की जूनागढ़ रियासत है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए राजस्थान में कि जूनागढ़ का किला कहां पर है, दोस्तों बीकानेर के किले को जूनागढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो जूनागढ़ रियासत है ना, जूनागढ़ रियासत है, ये जूनागढ़ रियासत दोस्तों गुजरात राज्य की जूनागढ़ रियासत थी जिसने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था, यानी भारत में शामिल होने के लिए इसने मना कर दिया था। एक है दोस्तों हैदराबाद रियासत। वर्तमान समय में दोस्तों आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना राज्य है उनकी संयुक्त राजधानी है भाई साहब हैदराबाद। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो ये जो हैदराबाद रियासत है दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में आ गई है। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था भाई साहब तेलंगाना। आज भारत में राज्यों की संख्या 28 ही है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई तो उस समय जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तो हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ है, जिसे सीमांध्र प्रदेश भी कहा जाता है, वो दोस्तों अपनी नई राजधानी बना रहा है अमरावती। और अमरावती दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर बनाई जा रही है। इन महत्वपूर्ण कंटेंट्स का आप ध्यान रखना। अब आइए दोस्तों अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भूमिका निभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका निभाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी रियासत को सैनिक कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल किया? दोस्तों यदि इन चारों रियासतों की अपन बात करें तो अपना सही आंसर होगा भाई साहब हैदराबाद रियासत। कौन सी थी भाई? हैदराबाद रियासत। दोस्तों जो हैदराबाद का शासक था उसका नाम था निजाम अली। हैदराबाद के शासक का क्या नाम था भाई? निजाम अली था। और दोस्तों वो एक मुसलमान शासक था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि इस निजाम अली के संबंध अप्रत्यक्ष रूप से उस समय पाकिस्तान के साथ दर्शाए जा रहे थे, यानी कि पाकिस्तान के साथ दोस्तों इसके कूटनीतिक रिश्ते थे और जो भारत के विरोधी थे। भारत के विरोधी होने का मतलब है इसकी एकता और अखंडता को यह खतरे में डाल रही थी। तो दोस्तों भारत के राजनेताओं को यह बात जची नहीं या उनको रास नहीं आई। तो भारत के राजनेताओं ने फैसला लिया कि इस रोड़े को आज ही खत्म कर देना चाहिए, वरना यह आगे चल के अपने को भविष्य में परेशान करता रहेगा, अपने देश के लिए खतरा उत्पन्न करता रहेगा। तो ये क्या करता था दोस्तों? ये भारत को दबाता किस जोर पे था? इसके पास में एक दोस्तों उग्रवादी संगठन था जिसे अपन आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं। उसका नाम था दोस्तों खतरनाक रजाकार संगठन। उस रजाकार संगठन के बलबूते दोस्तों ये ज्यादा कहने का मतलब उछल कूद करता था या भारत के खिलाफ अपने फैसले लेने के लिए तैयार हो जाता था। तो भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर दोस्तों आर्मी तैनात कर दी गई, यानी सैनिक कार्यवाही कर दी गई। और सैनिक कार्यवाही के माध्यम से इसका जो उग्रवादी संगठन था रजाकार, उसको तो दोस्तों समाप्त कर दिया गया, उसको तो तबाह कर दिया गया और हैदराबाद रियासत को दोस्तों भारत में शामिल कर लिया गया। आ रही है बात समझ में? भारत की ऐसी कौन सी
रियासत थी जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल किया। उस रियासत का नाम था भाई साहब हैदराबाद। अब बाकी दोस्तों इन दो रियासतों के बारे में भी पूछ लीजिए। यदि फर्स्ट ग्रेड टीचर के फर्स्ट पेपर में जीके एंड जीएस में यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के पेपर में यदि हैदराबाद रियासत के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आगामी समय में दोस्तों आपके लिए सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड की मेन एग्जाम होने वाली है। वहां पर दोस्तों इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या दोस्तों यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन दोहराकर पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि हैदराबाद का शासक कौन था, भाई निजाम अली था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जो हैदराबाद रियासत का शासक था निजाम अली, वो अपने पास में कौन सा जो खतरनाक उग्रवादी संगठन रखता था, उसका नाम था दोस्तों रजाकार। क्या नाम था भाई? रजाकार। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? हैदराबाद के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन और ध्यान रखना आप, हैदराबाद को कब शामिल किया गया? हैदराबाद को दोस्तों शामिल किया गया था नवंबर 1948 को। नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया भाई। बाकी दो रियासत देखिए, जो आपकी जम्मू कश्मीर रियासत है इसको मिलाया गया था दोस्तों 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत में कर दिया गया। और जो जूनागढ़ रियासत है इसका भारत में विलय किया गया था भाई साहब फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया। अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिला लिया गया और नवंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। थोड़ी सी शॉर्ट कहानी इनकी भी देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर रियासत की और जूनागढ़ रियासत की। दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत का शासक था हरि सिंह। जम्मू कश्मीर रियासत का राजा कौन था भाई? हरि सिंह। हरि सिंह ने क्या किया दोस्तों, आजादी के समय खुद आजाद रहने का फैसला किया, यानी भारत में शामिल होने का निर्णय इसने नहीं लिया, ना ही इसने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों इसका जो रुझान था ना हरि सिंह का जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर, इसका रुझान दोस्तों दोनों देशों की तरफ था, यानी कि ये भारत में भी शामिल होना चाहता था और ये पाकिस्तान में भी शामिल होना चाहता था। तो दोस्तों जब दोनों देशों के बीच में ये सहमति प्रकट कर रहा था तो भारत वालों ने कहा कि भाई तेरे को शामिल होना तो जल्दी से शामिल हो जा, या फिर अपने स्वतंत्र निर्णय ले, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, क्यों परेशान कर रहा भाई, कभी हाँ कह रहा है कभी ना कह रहा है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों भारत को तो तसल्ली रह गई हरि सिंह के निर्णय को लेकर कि जाएगा कहां, आएगा तो भारत में। लेकिन पाकिस्तान को दोस्तों इस बात की तसल्ली नहीं रही। पाकिस्तान ने जल्दबाजी कर दी दोस्तों, पाकिस्तान ने हड़बड़ी में जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया भाई अक्टूबर 1947 में, कि अपन आक्रमण करके जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर ले। भाई हरि सिंह ऐसे तो साइन कर नहीं रहा पाकिस्तान में मिलने के लिए, तो कैसे न कैसे इसको दोस्तों दबाकर इसके अंदर शामिल कर लिया जाए, या दबाव डालकर, या यहां पर उग्रवादी संगठन चलाकर, या कहीं किसी भी प्रकार का जम्मू कश्मीर पे दबाव डालकर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। तो उस समय दोस्तों क्या किया, जम्मू कश्मीर का जो शासक था हरि सिंह, उसने क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान के आक्रमण करने देने के बाद भारत से मदद मांगी दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उस समय भारत का जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे भाई साहब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के विचार भी दोस्तों भारत के हित में थे, यानी वो भी जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में ही शामिल करवाना चाहते थे। तो जब भी दोस्तों हरि सिंह ने इनसे मदद मांगी तो भारतीयों ने कहा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई ले ये लिफाफा है, साइन कर इसके ऊपर पहले कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता हूं कि मैं भारत का हिस्सा हूं। भाई वो प्रूफ देगा हरि सिंह, तभी तो जम्मू कश्मीर रियासत के लिए मदद भेजेगा भारत वहां पर। यदि ये भारत का है नहीं तो भाई साहब भारत पाकिस्तान से क्यों दुश्मनी मोल ले भाई, क्यों उसके साथ युद्ध करें? तब जाकर दोस्तों जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ दोस्तों ये जम्मू कश्मीर रियासत भारत में शामिल कर दी गई। दोस्तों बाद में भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर 1947-48 में दोस्तों युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य बट गया भाई, जम्मू कश्मीर राज्य बट गया। जम्मू कश्मीर राज्य और जो पीओके है दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस पे अधिकार किया 1947-48 में, तो पाकिस्तान वाले को तो कहते हैं दोस्तों पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो भारत के अधिकार क्षेत्र में रह गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, इसे दोस्तों भारत का जम्मू कश्मीर राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, बटा क्यों भाई? या तो भारत की सेना को आगे बढ़ना चाहिए,
ताकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल कर लिया जाए, या फिर दोस्तों पाकिस्तान की सेना को भारत की तरफ बढ़ना चाहिए था कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान की तरफ चला जाए, लेकिन ये बीच में क्यों अटक गए? इसका क्या कारण था? क्योंकि दोस्तों उस समय जब 1947 से जस्ट थोड़े दिन पहले ही 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की नई स्थापना हुई थी भाई साहब। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभ में दोस्तों लोगों का विश्वास भी ज्यादा था, दुनिया के देशों का विश्वास ज्यादा था कि वो दुनिया में शांति स्थापित करेगा, दुनिया को सुरक्षा प्रदान करेगा। अरे ये बात समझ में? तो यही उम्मीद लेकर दोस्तों भारत के नेता और पाकिस्तान के नेता चले गए भाई साहब संयुक्त राष्ट्र संघ में, और वहां पर कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझाया जाए। तो उस समय दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय दे दिया कि आप शांति बनाए रखें और यथास्थिति बनाए रखें। यथास्थिति कायम रखने का मतलब था कि जहां पाकिस्तान की सेना है वहां पाकिस्तान की सेना डटे रहे, और जहां भारत की सेना है वहां भारत की सेना डटी रहे, जब तक कि मैं फैसला ना दे दूं, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ फैसला ना दे दे। तो दोस्तों दोनों देशों की सीमाएं, जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो दोनों तरफ डट गई भाई। तो एक तरफ पीओके बन गया, एक तरफ भारत का जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, और बीच में बन गई दोस्तों एलएसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, एलओसी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और दोस्तों ये मुद्दा आज तक नहीं सुलझा भाई। आज तक भारत उम्मीद लगाए बैठा है संयुक्त राष्ट्र संघ से कि वो इस जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझा दे, और इस जम्मू कश्मीर विवाद के कारण दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में अनेक युद्ध भी हो गए हैं, अनेक छोटी मोटी लड़ाइयां हो गई है, अनेक नदी जल विवाद भी हो गए हैं। आ रही है बात समझ में? और दोस्तों कई बार मतलब कि जो उग्रवादी संगठन है पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों वो इसी क्षेत्र से भारत के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय किया गया, किस आधार पर किया गया? दोस्तों विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, यहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर रियासत को दोस्तों भारत में मिला दिया। और कब मिला दिया भाई? अक्टूबर 1947। पूछ लिया जाएगा दोस्तों कौन सी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह नहीं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के मिलाया गया जम्मू कश्मीर रियासत को। कौन सी रियासत को सैनिक कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया? दोस्तों हैदराबाद रियासत को मिलाया गया। अब एक रियासत बच गई भाई साहब, जूनागढ़ रियासत। कौन सी भाई? जूनागढ़ रियासत। यहां दोस्तों इसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह का मतलब है यहां पर दोस्तों लोगों की राय जानी गई कि लोग क्या चाहते हैं। यहाँ का जो शासक था वो तो दोस्तों ऐसा चाहता था कि मैं इस जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में मिला दूं या पाकिस्तान देश में शामिल करवा दूं, लेकिन यहाँ की जनता की राय अलग ही थी दोस्तों। तो शासक और जनता दोनों के बीच में जब भारत सरकार के नेताओं को मतभेद दिखा तो भारत सरकार के नेताओं ने दोस्तों यहाँ पर वोटिंग करवा दी, चुनाव करवा दिए कि भाई ऐसे व्यक्ति वोट डाले जो भारत के पक्ष में है और जो पाकिस्तान के पक्ष में है। जहां ज्यादा वोट गिरेंगे दोस्तों वहीं पर इस जूनागढ़ रियासत को शामिल कर दिया जाएगा। तो यहां जनमत संग्रह करवाया गया, चुनाव करवाया गया, वोटिंग करवाई गई, और उसके माध्यम से दोस्तों ज्यादातर जनता ने दोस्तों भारत देश को चुना रहने के लिए या अपनी रियासत का विलय करने के लिए। इसी आधार पर दोस्तों जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया। दोबारा देखिए क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट रिवाइज देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनेक प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर सोल्व करवा दिए गए हैं ताकि फ्यूचर में यदि इन रियासतों से कोई भी क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जाम में आए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आए, चाहे एलडीसी के एग्जाम में आए, किसी भी टीचर की ग्रेड में आए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दोस्तों इसी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स आपको पढ़ा दी है ताकि आगे कभी भी भविष्य में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पूछ रहा है सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के आधार पर कौन सी रियासत को भारत में मिलाया? हैदराबाद रियासत को नवंबर 1948 में, जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया, और अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के भारत में मिलाया गया। भोपाल का ऐसा कोई ज्यादा मैटर बनता है नहीं दोस्तों कि यह आजाद रहने वाली रियासत थी या इसने भी दोस्तों भारत को तंग किया था एकीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेवाड़ में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के कला और संस्कृति टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है और काफी गजब का क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों कि मेवाड़ तो जानते हो दोस्तों, वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, थोड़ा बहुत भीलवाड़ा का बिजोलिया वाला ये एरिया दोस्तों, इस क्षेत्र में मिलाकर प्राचीन समय में मेवाड़ कहा जाता था भाई। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है जो अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई। राजस्थान की दोस्तों जो सबसे बड़ी रियासत है वो दोस्तों मारवाड़ रही है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा मानी जाती है।
शाहपुरा मानी जाती है। और राजस्थान की सबसे सुंदर रियासत दोस्तों सिरोही को माना जाता है। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर ये दो जाट रियासतें थी। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जिसे दोस्तों नवाबों की नगरी कहा जाता है। और राजस्थान में करौली रियासत दोस्तों यादव रियासत से संबंध रखती थी। पूछ रहा है कि मेवाड़ रियासत में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है भाई। 40 दिन तक मैं आपको बता दूं, ये लोक नृत्य दोस्तों सावन और भादवे के महीने में चलता है, यानी सावन भादो महीनों में चलता है। आ रही बात समझ में? होता क्या दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी श्रावण महीने में पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई के हाथ के राखी बांधती है रक्षा का संदेश मानते हुए। तो मेवाड़ में दोस्तों उस रक्षाबंधन के दिन से लेकर भादवे में आगे तक, यानी अश्विन शुक्ल लगभग नवमी तक, वहां तक दोस्तों 40 दिन तक एक लोक नृत्य चलता है। क्या इस लोक नृत्य को तेरह ताड़ी नृत्य कहते हैं, क्या इसे बम नृत्य कहते हैं, या दोस्तों इसे गिंदड़ नृत्य कहा जाता है, या इसे गौरी नृत्य कहा जाता है? देखिए दोस्तों, तेरह ताड़ी, बम नृत्य, गिंदड़ नृत्य और गौरी नृत्य। अपने क्वेश्चन का सही आंसर तो दोस्तों गौरी नृत्य हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये नृत्य राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गौरी लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। या दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गौरी लोक नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? क्या ये क्षेत्रीय नृत्य है, क्या ये व्यवसायिक नृत्य है, या फिर दोस्तों ये जनजाति के द्वारा किया गया नृत्य है? तो दोस्तों ये जनजातियों के द्वारा किया गया नृत्य है, मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में ये ज्यादा किया जाता है, और सबसे ज्यादा दोस्तों उदयपुर जिले में किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा भील जनजाति कहां पाई जाती है भाई? उदयपुर जिले में पाई जाती है। गौरी जो नृत्य है दोस्तों, ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए किया जाता है, या भगवान शिव की आराधना करने के लिए किया जाता है। जो गौरी लोक नाट्य है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी माना जाता है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है भाई? गौरी लोक नाट्य है। इसीलिए इस गौरी लोक नाट्य को राजस्थान में मेरू नाट्य कहा जाता है। मेरू नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरू नाट्य पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों? बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों में मेरू नाट्यों की संज्ञा किसे दी गई है? मेरू नाट्य की संज्ञा दी गई है दोस्तों गौरी लोक नाट्य को। और गौरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और सबसे ज्यादा राजस्थान के उदयपुर जिले में किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? यहां से यानी गौरी लोक नाट्य से मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? दोबारा दोहरा दूं, मेवाड़ में वह लोक नृत्य कौन सा है जो लगभग 40 दिनों तक चलता है, यानी श्रावण पूर्णिमा से लेकर अश्विन शुक्ल नवमी तक चलता है? ऐसा लोक नृत्य कौन सा है भाई? उस लोक नृत्य का नाम है गौरी लोक नृत्य। पूछ लिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति के लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? गौरी लोक नृत्य है। चौथा क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? मुख्यतः कौन सी जिले में किया जाता है? उदयपुर जिले में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक नृत्य को मेरू नाट्य कहा जाता है? तो दोस्तों गौरी लोक नृत्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन भी देखिए आप, तेरह ताड़ी नृत्य, बम नृत्य और गिंदड़ नृत्य। ये तीन नृत्य भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी यहां से भी दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या राजस्थान के एग्जाम्स में दोस्तों कला और संस्कृति बहुत ही जबरदस्त पार्ट है। कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए दोस्तों आप, यदि उस एग्जाम के अंदर, उस एग्जाम के सिलेबस के अंदर यदि दोस्तों कला और संस्कृति का पार्ट ऐड है ना, तो ऐसे मान लीजिए दोस्तों सिलेक्शन का जो मेन आधार है ना, वो कला और संस्कृति ही है। यहां से दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मंदिरों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लोक नृत्य, लोक देवता, लोक देवियां, लोक डांस मतलब नृत्य हो गए दोस्तों। किताबों के बारे में पूछ ले जाए, साहित्य के बारे में पूछ ले जाए, चित्रकलाओं के बारे में पूछ ले जाए, यानी विभिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कला और संस्कृति बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहाँ के कंटेंट दोस्तों आप क्लियर रखें, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप बाकी ये तीन ऑप्शन भी देखिए। तेरह ताड़ी नृत्य, तेरह ताड़ी नृत्य दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध है।
राजस्थान में रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। अब 13 ताड़ी का मतलब क्या है? महिला दोस्तों नीचे बैठकर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। इसमें पूछा जाता है कि 13 ताड़ी नृत्य में किस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है डांस करने की, नृत्य करने की। तो दोस्तों इसमें महिलाएं नीचे आंगन में बैठ के नृत्य करती है, या जहां पर इसका जो मंच लगाया हुआ होता है वहां दोस्तों नीचे बैठ के ये डांस करती है। दूसरी बात, इसमें कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों लगभग 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। लगभग क्या फिक्स है, ध्यान रखना 13 ताड़ी, नाम से पता चल रहा 13 है। 13 ताड़ी यानी 13 मंजीरों को आपस में टकराकर ये नृत्य किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था 13 ताड़ी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में कौन से देवता या कौन से लोक देवता के मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता है भाई साहब 13 ताड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम कहां हुआ भाई? 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम हुआ था पाली जिले में। पाली जिले का एक गांव है पदराड़ा गांव। क्या नाम है भाई साहब उसका? पदराड़ा गांव है पाली जिले का, जहां 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम हुआ। और दोस्तों ये 13 ताड़ी नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 13 ताड़ी नृत्य की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, सबसे अच्छी डांसर कौन है? तो दोस्तों उसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है भाई? मांगी बाई। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की रहने वाली है। दोबारा देखिए 13 ताड़ी नृत्य में 13 मंजीरा बांधकर महिला नीचे बैठकर ये नृत्य करती है। 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा की जाती है। 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम पाली जिले के पदराड़ा गांव से हुआ। 13 ताड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना चित्तौड़गढ़ जिले की मांगी बाई है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर रामदेव जी के बारे में भी बता दूं, मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा जैसे पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, यहाँ कोई क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो यहाँ थोड़ा अच्छे से बता दूंगा मैं। बम नृत्य देख लीजिए, यहाँ केवल लोक नृत्यों के बारे में देख लीजिए। बम नृत्य दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में किया जाता है भाई। बम नृत्य कहां पर किया जाता है? बम नृत्य राजस्थान के भरतपुर में किया जाता है। बम भरतपुर में किया जाता है, इसलिए इसे भरतपुर में दोस्तों बम रसिया भी कहा जाता है। भरतपुर में दोस्तों ये बम नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। और ये किस खुशी में किया जाता है? नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, बम नृत्य या बम रसिया नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। बम नृत्य किस उद्देश्य से किया जाता है? यह नई फसल के आने से किया जाता है, या नई फसल आने की खुशी में या उसके अच्छे उत्पादन के लिए भगवान से प्रार्थना आराधना करने के लिए दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। दूसरी बात है बम नृत्य की कि ये किसके द्वारा किया जाता है, या क्या पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेती है, या केवल महिलाएं भाग लेती है, या फिर पुरुष भी भाग लेते हैं? तो दोस्तों इसमें केवल पुरुषों के द्वारा ही ये बम नृत्य किया जाता है। अगला देखिए गिंदड़। ये दोस्तों शेखावाटी का बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्य है। पूछ ले जाए गिंदड़ नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? ये राजस्थान के शेखावाटी जिले में किया जाता है, या शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं भाई? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिलों में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है गिंदड़ नृत्य। ध्यान रखना गिंदड़ नृत्य भी दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। यानी जो महिला पात्र के किरदार होते हैं वो दोस्तों पुरुष ही निभाते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गिंदड़ लोक नृत्य में, पहली बात तो गिंदड़ एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है भाई? व्यावसायिक नृत्य है, यानी पैसों की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से ये नृत्य किया जाता है गिंदड़ लोक नृत्य। तो गिंदड़ लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में एक व्यावसायिक नृत्य का उदाहरण है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष ही महिला पात्रों की भूमिका निभाते हैं जिन्हें गणगौर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गणगौर। और ऐसे पात्र जो पुरुष के रूप में बार बार डांस करते रहते हैं, बार बार दोस्तों नाचते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है गिंदड़िया। क्या कहा जाता है भाई? गिंदड़िया। यहाँ पर दोस्तों अनेक प्रकार के करतब रचे जाते हैं, अनेक प्रकार के स्वांग, अनेक प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, नृत्य दिखाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे आप क्वेश्चन पूछे जैसे दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, डाकणे डाकिनी, इस प्रकार के दोस्तों स्वांग रचे जाते हैं यहाँ पर। तो दोबारा देखें, मेवाड़ में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है भाई? गौरी लोक नृत्य चलता है। गिंदड़ लोक नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी में, केवल पुरुषों के द्वारा। बम नृत्य भरतपुर में नई फसल के आगमन पे किया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था भाई? जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिए आप
कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया भाई? ये वीर दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया था भाई। किसके द्वारा दिया गया था? वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। वीर दामोदर सावरकर वही क्रांतिकारी थे जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जिन्होंने सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भुगती थी, या वहां पर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें काला पानी की सजा के रूप में बहुत ही बुरी यातनाएं दी गई थी। वीर दामोदर सावरकर को बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, देश हित के लिए थी, राष्ट्र भावना इनमें दोस्तों कूट कूट के भरी हुई थी वीर दामोदर सावरकर में। तो पूछ रहा है कि वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या आजादी के लिए भारत के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। दोस्तों इस समय यदि राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात की जाए तो दोस्तों ये लॉरेंस था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अपना ये सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जो दोस्तों अजमेर मुख्यालय में बैठते थे, यानी जो रेजिडेंट था राजस्थान में वो दोस्तों अजमेर के अंदर ही था। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? तो दोस्तों इसका मुख्यालय था माउंट आबू में था भाई। कहां पर था? माउंट आबू में, जो वर्तमान में सिरोही जिले में पड़ता है। अब नेक्स्ट दोस्तों ये तीन ऑप्शन भी देखिए आप, या यहां आपको एक मुख्य क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको कि ये एजेंट टू गवर्नर जनरल तो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस समय दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था भाई। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोबारा देखें, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय तो था लॉर्ड कैनिंग। हालांकि यहां पर इसे वायसराय नहीं कहा गया अभी तक। जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा उसके बाद में भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल तो था भाई साहब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये मेजर बर्टन कौन था भाई? मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ऐसे होता था भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे काम करते थे भाई साहब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे काम कौन करते थे भाई? पॉलिटिकल एजेंट। तो मेजर बर्टन तो दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। होम्स कौन था? होम्स दोस्तों, होम्स से बताऊं मैं आपको, होम्स वह व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को दबाया था, जिसने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी एरिनपुरा में, वहां दोस्तों दबाने वाला जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी था जिसको लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों कर्नल होम्स। क्या नाम था इसका? कर्नल होम्स। यानी इसने मुख्य रूप से आहुआ में युद्ध किया था, जिसकी जानकारी अगले क्वेश्चन में देने वाला हूं मैं। या सेडलर कोटम देखे दोस्तों, सेडलर कोटम कौन था? ये जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना मेजर बर्टन, इसका डॉक्टर था दोस्तों ये सेडलर कोटम। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी, और दोस्तों सेडलर कोटम की भी हत्या कर दी, यानी इसके डॉक्टर की भी हत्या कर दी। इसके दो बेटे भी थे दोस्तों, एक का नाम था ओथर, उसको भी दोस्तों मार दिया गया था। जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन दोस्तों, इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, इसकी बढ़िया से रैली निकाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन लॉरेंस, राजस्थान का एजीजी था। कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है? कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं थी? यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में भाई साहब 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो उनमें से देख के आपको यह बताना है कि कौन सी राजस्थान में नहीं थी। क्या नसीराबाद राजस्थान में नहीं थी? नसीराबाद अजमेर में है, जो एक सैनिक छावनी थी, राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। देवली, देवली टोंक में है भाई, यह भी एक सैनिक छावनी थी। टोंक, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी भाई साहब, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। टोंक केवल एक मुस्लिम रियासत थी भाई। टोंक कौन थी? एक मुस्लिम रियासत थी जहां का शासक वजीरुद्दौला हुआ करता था। एरिनपुरा दोस्तों पाली जिले में पड़ती थी। ये एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, जो कहां पर थी भाई साहब? पाली जिले में थी। यहां कई बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन में अलझ गए, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देकर नहीं किया, मतलब थोड़ा डीप तरीके से यदि उन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्होंने दोस्तों यहां पर गलती कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में दोस्तों यहां चारों ही ऑप्शन नहीं मिलते क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है। उनके दिमाग में एक ही कीड़ा चल रहा है कि नीमच नहीं है। कौन नहीं है? नीमच नहीं है। नीमच दोस्तों वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ती है। उस समय जो नीमच छावनी थी वो राजस्थान से बाहर थी भाई,
राजपूताना के क्षेत्र से बाहर थी, लेकिन ये नीमच सैनिक छावनी दोस्तों उदयपुर यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी। और उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों सावर्स। उसका क्या नाम था? सावर्स था। तो यहां ध्यान दे लो, दोबारा बता दूं मैं आपसे, यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता ना कि 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, तो दोस्तों वो नीमच थी। और वो कौन से पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी? वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी। लेकिन यहां क्वेश्चन इसने इस प्रकार से पूछ के घुमा दिया बच्चों को कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है। दोस्तों नसीराबाद भी एक छावनी थी, देवड़ी भी एक छावनी थी, एरिनपुरा भी एक छावनी थी, लेकिन टोंक नाम की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। मैंने जो 6 सैनिक छावनियां बताई थी उसमें दोस्तों 3 तो ये हो गई देवड़ी, एरिनपुरा, नसीराबाद। एक हो गई नीमच सैनिक छावनी, एक हो गई दोस्तों खेरवाड़ा। एक कौन सी हो गई? खेरवाड़ा सैनिक छावनी। और एक कौन सी रह गई? जैसे नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, एक ब्यावर दोस्तों जो अजमेर के अंदर हुआ करती थी। तो ये 6 ही सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर, टोंक नाम की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। देखो उनमें दोस्तों हुआ क्या था, ये जो देवड़ी थी दोस्तों इसको जून 1857 में क्रांतिकारियों के द्वारा दहला दिया गया। जो नीमच सैनिक छावनी के विद्रोही थे दोस्तों वो जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो मार्ग में दोस्तों उन्होंने देवड़ी को भी दौड़ा दिया, देवली को भी दहला दिया, यहाँ पर भी लूटपाट कर ली गई। और जो टोंक था दोस्तों, टोंक के जो राजा था उसके भी चारों तरफ घेरा डाल दिया गया, यहां से अपना बकाया वेतन वसूला गया और क्रांतिकारी दोस्तों दिल्ली की ओर कूच कर गए। जो नसीराबाद सैनिक छावनी है यहाँ दोस्तों सबसे पहले 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले गए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर जो नसीराबाद में जो सैनिक तैनात थे यहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक टुकड़ी के सिपाही भाई साहब तैनात थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों एक केपेनी, स्पार्टिस वुड ऐसे 2-3 अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, उनको तो मार दिया। और यहां से दोस्तों जो मतलब कि लूटपाट करनी थी जितने भी वो यहाँ लूटपाट करके दोस्तों वो दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नसीराबाद में जो तैनात सैनिक छावनी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने विद्रोह किया उसका साथ कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था? तो दोस्तों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का साथ दिया था। ध्यान रखना, साथ देने वाली पैदल टुकड़ी थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री या 30वीं पैदल टुकड़ी। यहां एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका नसीराबाद है ना अजमेर में दोस्तों एक अकबर ने किला बनवाया था, अकबर का किला, जिसे मैग्नीज दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का मैग्नीज दुर्ग या मैगजीन दुर्ग किसे कहा जाता है? अकबर के किले को कहा जाता है, जो दोस्तों अजमेर जिले में था। और वो उस समय 1857 की क्रांति के समय अकबर का यह किला दोस्तों शस्त्रागार था अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद हथियार ये सब वहीं पर रखा हुआ था उसी मैग्नीज दुर्ग में। तो दोस्तों यदि यहां से ये जो क्रांतिकारी थे नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने के बाद में जब ये दिल्ली की ओर कूच कर गए, यहां पर यदि दोस्तों ये गलती ना करते ना, दिल्ली की ओर कूच नहीं करते और दोस्तों मैग्नीज दुर्ग पर अधिकार कर लेते, वहां पर अंग्रेजों के शस्त्रागार गोला बारूद पर अपना अधिकार कर लेते ना, तो दोस्तों उसी दिन राजस्थान में तो पूरे अंग्रेज घुटने टेक देते, यानी पूरे अंग्रेजों को रात की रात राजस्थान छोड़कर भागना पड़ता या सभी को मौत के घाट उतरना पड़ता। लेकिन दोस्तों विद्रोहियों ने इतना दिमाग से काम नहीं किया, वो इसको छोड़ गए और दिल्ली की ओर कूच कर गए, या फिर उनको दोस्तों इस बात का पता नहीं था कि मैग्नीज दुर्ग में गोला बारूद है या अंग्रेजों का शस्त्रागार है। देवड़ी को जून में दहला दिया, टोंक को भी दोस्तों जून में दहला दिया। एरिनपुरा सैनिक छावनी, ये बहुत ही गजब की सैनिक छावनी थी दोस्तों। ये एरिनपुरा पाली जिले में पड़ती थी सैनिक छावनी, और मारवाड़ जो रियासत थी, मारवाड़ जहां राठौड़ राजवंश है, वहां दोस्तों मारवाड़ रियासत का ये प्रमुख सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, या मारवाड़ जो रियासत थी उसका प्रमुख केंद्र मानी जाती थी दोस्तों एरिनपुरा। यहाँ के दोस्तों कुछ नौसिखिया सिपाही थे या नौसिखिया जो सैनिक थे, नए नए ट्रेनिंग कर रहे थे, वो दोस्तों आबू में तैनात थे भाई, माउंट आबू में तैनात थे। तो वहां पर दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कर दी माउंट आबू में 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के कुछ नौसिखिया सिपाहियों ने माउंट आबू में क्रांति कर दी भाई साहब। वहां से वो लोग एरिनपुर आ गए, एरिनपुरा से दोस्तों ये लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो पाली जिले में दोस्तों आहुआ नामक स्थान पर ठहरे भाई, ये कौन से स्थान पर? आहुआ, जहां पर इनका सामना हुआ भाई कुशाल सिंह चंपावत से। सामना का मतलब दोस्तों मुलाकात हुई, दुश्मनी नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ।
मुलाकात हुई कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों देश हितैषी था, मातृभूमि की रक्षा करना चाहता था, वो भी अंग्रेजों की सत्ता भारत से उखाड़ फेंकना चाहता था, यानी भारत में दोस्तों अंग्रेजों से वो भी परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया दोस्तों, इन विद्रोहियों का साथ दिया। इन 1857 क्रांति में जो भारतीय क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, देश को आजाद करवाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलाने के लिए, तो उनकी दोस्तों इन्होंने मदद की। तो इस समय दोस्तों जो आहुआ का जो सामंत था कुशाल सिंह चंपावत, जिसके प्रमुख आराध्य देवी थी दोस्तों सुगाली माता, जिसे राजस्थान में 54 हाथों वाली और 10 मुंह वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, वो सुगाली माता को दोस्तों 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी माना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सुगाली माता कौन से वंश के शासकों की कुल देवी थी, तो दोस्तों चंपावत शासकों की कुल देवी थी। जैसे कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी सुगाली माता। जब दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा विप्लव हुआ था, ये जो कर्नल होब्स है, इस होम्स ने क्या किया, यहां पर दोस्तों विद्रोह को दबाने के लिए अपनी बड़ी सेना लेकर आया था। होम्स के आने से पहले कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में अंग्रेजों को हरा दिया गया था 2 युद्धों में। एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली जिले में, और एक चेलावास का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध तो हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को दोस्तों कालो गोरो का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें एक तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और दोस्तों एक जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, वो भी दोस्तों अपनी सेना लेकर आया था। यानी जो मारवाड़ के जो राजा वगैरह थे वो भी इन अंग्रेजों के साथ में थे। तो कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, इन दोनों युद्धों में दोस्तों उनकी ढंग से मतलब की हालत खराब कर दी, उनको बुरी तरह से हराया। जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों चेलावास का युद्ध या कालो गोरो का युद्ध, उसमें इन विद्रोहियों ने क्या किया, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के साथ जोधपुर या मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट आया था ना मैक मॉसन, उसकी दोस्तों गर्दन काट के जो आहुआ का किला था ना वहां पर टांग दिया गया निशानी के तौर पर। और इस एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह संदेश दे दिया कि यहां से भाग जा वरना तेरा भी यही असर कर दिया जाएगा। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये असर देख के दोस्तों वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी वहां से भाग जाता है। बाद में दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से मिलकर एक बड़ी प्लानिंग बनाता है, और उसके तहत लगभग बहुत बड़ी सेना, लगभग 20,000 सैनिक लेकर ये जो कर्नल होम्स है ना, ये दोस्तों इस एरिनपुरा गांव में पहुंचता है। और यहां पर दोस्तों लगभग चले 4-5 दिन के जो भीषण भयंकर युद्ध के अंदर पूरे आहुआ को इन्होंने जनविहीन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यहां तक के पेड़ पौधों को भी इन लोगों ने काट दिया, अंग्रेजों ने काट दिया, और विद्रोह को यहां पर बुरी तरह से दबा दिया गया। बाद में कुशाल सिंह चंपावत यहां से फरार हो गए। बाद में आगे चलकर 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके ऊपर टेलर कमीशन गठित किया गया, जिसने कुशाल सिंह चंपावत को गवाही न मिलने पर निर्दोष घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में एरिनपुरा में क्रांति हुई, टोंक में हुई, देवली में हुई, नसीराबाद में हुई। टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से लोक देवता का जन्म उंड काश्मीर में हुआ भाई? उंडू काश्मीर राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। उंडू काश्मीर राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? बाड़मेर जिले में है। तो कौन से लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर में हुआ? पाबू जी का जन्म, मल्लीनाथ जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म, देवनारायण जी का जन्म। सही आंसर होगा रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी को राजस्थान में कृष्ण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी खुद एक कवि थे जो 24 वाणियों के नाम से किताब लिखते थे। जो आपके रामदेव जी है, इनके पगल्या की पूजा की जाती है भाई। रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कौन सी तारीख को हुआ था भाई? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था भाई साहब डाली बाई। क्या नाम था भाई? डाली बाई। तो ध्यान रखना ये सभी जानकारियां। मल्लीनाथ जी दोस्तों राजस्थान में राठौड़ राजवंश से थे भाई। ये खुद एक राजा भी थे, मारवाड़ के राजा रहे मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के कारण ही जो बाड़मेर परगना था, ये बाड़मेर के रहने वाले थे मुख्य रूप से। बाड़मेर परगने का नाम बदलकर दोस्तों मालानी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था भाई? मालानी। पूछा जाता है मालानी क्षेत्र राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर का नाम बदलकर मालानी किसके नाम पर कर दिया गया था? मल्लीनाथ जी के नाम पर कर दिया गया था। और ये राठौड़ राजवंश के राजा थे। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में। बाड़मेर जिले के कौन से गांव में है भाई? तिलवाड़ा गांव में, जहां राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। पूछ ले जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के कारण लगता है। दोस्तों एक और ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी का पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? रूपादेव मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था। पाबूजी दोस्तों राठौड़ राजवंश से जुड़े हुए थे। जो अपने पाबूजी है, पाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों कोल्लू मंड
बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। ये फलोदी के आसपास में पड़ता है भाई साहब, कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर, यहाँ बाबूजी का जन्म हुआ था। बाबूजी के दोस्तों पर एक बाबूजी के ऊपर दोस्तों एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है भाई? पाबू प्रकाश। पूछ लिया जाता है पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ओसिया मोड़ जी। कौन थे भाई? ओसिया मोड़ जी। बाबूजी के बारे में ध्यान रखना, बाबूजी को राजस्थान में प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, राजस्थान में इसे ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है भाई? बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है या रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। तो बाबूजी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है पाबू प्रकाश, जो ओसिया मोड़ जी ने लिखी। बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है। और बाबूजी का जन्म कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में हुआ। यहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बाबूजी को राजस्थान में रेबारी जाति के आराध्य लोग माने जाते हैं, यानी राजस्थान में रेबारी जाति के आराध्य देव कौन से हैं भाई? बाबूजी। राजस्थान में प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, ऊंटों के देवता किसे माना जाता है भाई? बाबूजी को माना जाता है। रही बात देव नारायण जी की, राजस्थान में देव नारायण जी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपसे पूछ ले जाए लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? राजस्थान में देव नारायण जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की है, सबसे छोटी फड़ देव नारायण जी की है। और देव नारायण जी की फड़ दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र से बजाई जाती है। कौन से वाद्य यंत्र से भाई? जंतर वाद्य यंत्र से। देव नारायण जी राजस्थान में आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है दोस्तों आसींद भीलवाड़ा में, जिनके पिता का नाम दोस्तों, देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। देव नारायण जी के पिता क्या नाम था? सवाई भोज था। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आसींद भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इनका एक अन्य मंदिर दोस्तों देवमाली में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, जो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा की जाती है। देव नारायण जी को राजस्थान में आयुर्वेद का ज्ञाता भी माना जाता है। देव नारायण जी का राजस्थान में ऐसा मंदिर है जहां पर दोस्तों किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहां पर केवल नीम वृक्ष की पत्तियों के द्वारा केवल ईंटों की पूजा की जाती है, यानी बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों लोक देवताओं के बारे में ध्यान रखना, कौन से लोक देवता का जन्म कहां हुआ है, कब हुआ है, उनको वीरगति कहां प्राप्त हुई, उनके बारे में कोई रचना है उसके बारे में ध्यान रखना, उन्होंने कौन से साहसी और बहादुरी पूर्वक कार्य किए, उन सभी की जानकारी आप रखना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल विषय का क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता परीक्षा में कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15%। मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% ही होनी चाहिए। यह किस संविधान संशोधन में कही गई? 89 में नहीं कही गई, 90 में नहीं कही गई, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये आपका राइट आंसर है भाई। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह तय किया गया कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह पर, केंद्र में तो लोकसभा सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, और राज्य में दोस्तों विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान समय में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं भाई? 15% हो सकते हैं। ये 15% का कोटा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई? दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण की गई। संविधान संशोधन अधिनियम ऐसा संविधान संशोधन है जो संशोधन करने से पहले ही राष्ट्रपति से इसके बारे में पूछ लिया जाता है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और ध्यान रखना दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भी 2003 में हुआ था। और 92वें संविधान संशोधन में तो सुना होगा दोस्तों आपने बोडोमास, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो 4 प्रमुख भाषाएं हैं, ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ही दोस्तों 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। जो भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची गलत बोल दिया मैंने। 12वीं अनुसूची में तो दोस्तों नगरीय स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है, जहां नगरीय निकायों को दोस्तों 18 विषय प्रदान किए गए कार्य करने के लिए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जहां कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 19 फरवरी 2010 गलत, 16 फरवरी 2010 गलत, 1 मार्च 2010 गलत, 1 अप्रैल 2010 बिल्कुल राइट आंसर है।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2009 में आया था भाई। कब आया था? 2009 के एक्ट के नाम से जाना जाता है और इसे दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। इसमें होता क्या है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार तो दोस्तों यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 45 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का दायित्व है दोस्तों। और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के अनुसार जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु में है, उन्हें माता पिता के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य निर्वहन किया जाए। पूछ ले जाए, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके लिए संशोधन कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया था। बाद में इसे अधिकार बनाने के लिए 2009 में एक्ट आया और इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। मोट, गंवार, बाजरा किस प्रकार की फसल है? भाई साहब देखते ही कर दोगे, खरीफ की फसल है। मोट, ग्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास, ये सारी दोस्तों खरीफ की फसलें होती है। नगद की फसलें ऐसी फसलें जिनको डायरेक्ट बेच के दोस्तों बाजार से मूल्य उत्पादन किया जा सके। जैसे बता दूं मैं आपको, जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, इन्हें नगदी फसल कह सकते हैं, बाजार में बेचो और पैसे कमाओ। ठीक है। वैसे कॉफी और जो चाय है दोस्तों, ये रोपण फसलों के उदाहरण भी है और पेय फसलों के उदाहरण भी है। जायद की फसलें खीरा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सभी दोस्तों जायद की फसलें होती है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, ये जायद की फसलें होती है। रबी की फसलें गेहूं, जौ, सरसों, चना, ये सभी दोस्तों रबी की फसलें मानी जाती है। कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। जब 15 अक्टूबर को फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर लगा था, उसमें भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। और आज दोस्तों 17 अक्टूबर 2022 को हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर लगा है, जीके एंड जीएस का फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। हालांकि दोस्तों नदियां अलग है, उसमें अलग नदियां थी, इसमें अलग नदियों के बारे में पूछा है कि कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं था। चंबल नदी का उद्गम राजस्थान से कहां होता है भाई? ये अपना सही आंसर है। इसका उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, सिरोही जिले से होता है, ये नया सोनवारा गांव से, तो ये गलत आंसर है। माही नदी का उद्गम भाई साहब राजस्थान से कहां होता है? ये भी सही आंसर है। यानी माही नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों महू प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सरदारपुरा के निकट मध्य प्रदेश से होता है भाई। ठीक है, मेहंद झील से। और साबरमती नदी का उद्गम तो दोस्तों राजस्थान से होता है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से होती है साबरमती नदी, उदयपुर जिले में। ठीक है, तो दो नदियां हैं दोस्तों, ए और सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। आगे चल के दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान से नहीं निकलती। एक तो ए ऑप्शन चंबल नहीं निकलती और एक सी ऑप्शन माही नदी नहीं निकलती। कौन सा टाइगर रिजर्व पार्क राजस्थान में है? पूछ रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व पार्क राजस्थान में है। 4 रिजर्व पार्क दे रखे भाई। सरिस्का राजस्थान के अलवर में है और एक टाइगर प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, ये राजस्थान में है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है और ये वर्तमान में राजस्थान का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट है भाई। 2021 में इसे भारत का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। वर्तमान समय में पूरे भारत में दोस्तों 53 टाइगर रिजर्व पार्क है। कितने टाइगर रिजर्व पार्क है दोस्तों? 53 है। और जो 53वां है वो गुरु घासी टाइगर रिजर्व पार्क बनाया गया था भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो 52वां टाइगर रिजर्व पार्क था वो रामगढ़ विस्तारी बनाया गया था दोस्तों बूंदी जिले में। ठीक है, पूछ लिया जाए रामगढ़ विस्तारी कहां पर है? बूंदी जिले में। ये राजस्थान का तो चौथा टाइगर रिजर्व पार्क है और भारत का दोस्तों 53वां टाइगर रिजर्व पार्क है, जिसे 2021 में शामिल किया गया। रणथंभौर भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था भाई, जो 1973-74 में प्रारंभ किया गया। बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी। पूरे भारत में बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973-74 में। और इसी क्रम में 1973-74 में रणथंभौर को राजस्थान का तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। मुकंदरा हिल्स दोस्तों ये झालावाड़ के अंदर है, कोटा झालावाड़ में है, जो राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट है। अब तक राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं। पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर 1973-74, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का 1978, तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट मुकंदरा हिल्स 2013 और चौथा टाइगर प्रोजेक्ट ये रामगढ़ विस्तारी 2021। तो ये चारों सही है, ए बी सी डी। आगे ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है? सरिस्का अलवर में है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में है, इसलिए चारों सही है। लास्ट क्वेश्चन देखें। अब शहरों में भी 100 दिन का रोजगार, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर क्वेश्चन है। यदि जयपुर में किसी भी बच्चे का सेंटर आया है और उसने दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो मैं उस जितना लापरवाह बच्चा किसी को नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों पूरे जयपुर में
इसके ऊपर पंपलेट लगे हुए हैं वर्तमान समय में। पूरे जयपुर को अशोक गहलोत ने छाप रखा है अपने पंपलेटों से, अपने प्रचार से, कि अब शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा सबको। क्या सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, ऐसी कोई योजना नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, तो शहरों से तो है ही नहीं भाई, इसको तो कर ही नहीं सकते, ये तो ग्रामीण क्षेत्र से है। महात्मा गांधी नरेगा जिसको बोलते हैं या मनरेगा जिसे बोलते हैं, ये तो वो है। हरदेव जोशी के नाम से कोई रोजगार परियोजना शुरू नहीं की गई है, ये सही आंसर होगा भाई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र में लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना चालू की है, जिसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज 17 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जीके एंड जीएस के पेपर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं, जो आपके लिए दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्णायक साबित हो सकते हैं, या फिर उन कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों आपको अनुभव प्रदान करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी का दोस्तों एनालिसिस करके बताया है मैंने, आपको विश्लेषण करके बताया है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है, या मेरे पढ़ाने का जो तरीका यदि दोस्तों आपको पसंद आया है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अपने इसी YouTube चैनल पे, यानी एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पे। तब के लिए दोस्तों आप अपना अध्ययन कीजिए, मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों धन्यवाद, राम राम सा।